हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अपनी इन्वायरमेंट सीरीज में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आपका आरओआर हो जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज आने वाली आ चुकी है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स कराता है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस आप में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट में पक्का लिखिएगा और प्लीज वीडियोस को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? ए 12, बी 17, सी 16 और डी 17। तो आपको बताना क्या है कि जो एसडीजी गोल्स है उनकी संख्या कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 17, क्योंकि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 17 है, जिस 2015 में दिया गया था और हमारा ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम सभी को क्या कर लें, हम प्राप्त कर लें। ठीक है, और ये यूएन द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा भाग सूडालैंड हॉटस्पॉट में आता है? ए मिजोरम, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप और डी त्रिपुरा। उम्मीद है आप बता रहे होंगे या आपने आंसर लगा लिया होगा कि सूडालैंड हॉटस्पॉट किस में आता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो सूडालैंड हॉटस्पॉट है ये आपका निकोबार द्वीप समूह के आसपास आता है और सूडालैंड हॉटस्पॉट में क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि उच्च जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा है, इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए 10, बी 15, सी 6 और डी 20। तो आपको बताना है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं भारत को आप 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं भारत में जो भी जैव भौगोलिक क्षेत्र है विभाजित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्ध शुष्क, पश्चिमी घाट, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन पठार, फिर आपका गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व भारत, द्वीप समूह और आपका तटीय क्षेत्र। मतलब हमारे यहाँ 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी गुवाहाटी। तो आपको बताना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि कहाँ पे स्थित है, आपका चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से स्थापित है? तो आप जानते हैं जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसी के तहत इसको स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है, इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र किसका उदाहरण है? ए पर्यटन स्थल, बी कृषि वन क्षेत्र, सी जैव विविधता हॉटस्पॉट और डी अंतरराष्ट्रीय वर्षा वन। आपको बताना है कि जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि क्या एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जल विद्युत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है जिसका पर्यावरण पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी है, ये पूर्णतः स्वच्छ एवं नवीकरणीय है और इसमें जो प्रदूषण है वो नगण्य होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 2000, बी 2002, सी 2010 और डी 2017। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 2002, क्योंकि भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है इसे 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम क्या दिखाता है? तो ये जैव संसाधनों के संरक्षण उपयोग की बात करता है।
इसी के तहत आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बताई गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? ए भावनगर, बी जामनगर, सी मुंबई और डी पुडुचेरी। तो आपको बताना है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र है ये आपका जामनगर में है, जो कहाँ पे आपको पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये समुद्री जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण क्या कहलाता है? ए बाह्य संरक्षण, बी स्थल संरक्षण, सी जटिल संरक्षण और डी दोनों। मतलब आपको बताना है कि प्राकृतिक आवास के बाहर अगर हम किसी के जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम संरक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए XC2 या वाह्य स्थल संरक्षण, क्योंकि इससे क्या करते हैं हम उस जीव के प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करते हैं। जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, इसमें क्या करते हैं जो जीव होता है उसका प्राकृतिक आवास नहीं होता है। इन सीटू में क्या करते हैं हम, जिसे हम स्वस्थाने कहते हैं या हम स्थल संरक्षण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम प्राकृतिक आवास के अंदर ही हम क्या कहते हैं उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 मई, सी 23 जून और डी 16 अप्रैल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो जैव विविधता दिवस है इसे हम 22 मई को मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता के प्रति संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है? ए मीठा जल, बी घास भूमि, सी वर्षा वन और डी कृषि भूमि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसमें से कौन सा आपका मानव जनित बायोम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉप लैंड या जो कृषि भूमि होती है यह मानवों के द्वारा निर्मित होती है और यहाँ पे मानव गतिविधियाँ बनती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और बात आप जानते होंगे कि प्राकृतिक बायोम क्या होते हैं, जैसे वन हो जाएगा, घास भूमि हो जाएगी, जलाशय हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके प्राकृतिक बायोम के उदाहरण होते हैं। और जहाँ पे भी अर्बन इकोसिस्टम पाया जाएगा वो सभी क्या होंगे? आपके एंथ्रोपोजेनिक बायोम के उदाहरण होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ए आर्द्र भूमि, बी महासागर, सी मृदा और डी द्वीप। तो आपको बताना है जो रामसर भूमि है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो रामसर सम्मेलन है ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर संधि कब स्थापित हुई थी? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत जो है हमारा देश वो 1982 में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, और आर्द्र भूमि क्या करता है? तो जैव विविधता, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए थारमल स्थल, बी गंगा मैदान, सी पश्चिमी घाट और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट है यही पे भारत में सबसे जैव विविधता पाई जाती है और ये क्या हॉटस्पॉट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आप जानते हैं जहाँ पे मानसूनी वर्षा ज़्यादा होगी, विविध प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहाँ पे जैव विविधता अपने आप ही सबसे अधिक पाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए कांटेदार वन, बी शंकुधारी वन, सी अल्पाइन वन और डी उष्णकटिबंधीय वन। तो आपको बताना है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये आपका उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा वन में जो ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाएगी।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका चंबल क्षेत्र में स्थित है और यही आपका गांधी सागर बांध भी है। और हाँ, ये जो है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा फेमस, याद रखेंगे ऑप्शन डी कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केरल में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति है? ए नीलगिरी तहर, बी नीलगिरी लंगूर, सी काला हिरन और डी भालू या स्लॉथ बियर। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि केरल में पाई जाने वाली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो नीलगिरी ताहर है ये आपका नीलगिरी और पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो याद रखिएगा ये एक पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट बकरी होती है और जो कि पर्वतों पे चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वन सरकार के स्वामित्व में होते हैं? ए जैविक वन, बी आरक्षित वन, सी संरक्षित वन और डी अवर्गीकृत वन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन से ऐसे वन है जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपके आरक्षित वन होते हैं इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और यहाँ पर जो मानव गतिविधियां होती हैं वो लगभग नगण्य होती हैं और ये सबसे अधिक संरक्षित श्रेणी में रखे जाते हैं। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप ऑप्शन बी आरक्षित वन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को क्षति नहीं पहुंचाता है? नहीं बताना है। ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जल विद्युत। तो आपको उस ऊर्जा स्रोत को बताना है जो पर्यावरण पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है ऑप्शन बी सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, क्योंकि आप जानते हैं सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय या रिन्यूएबल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का अमाउंट बिल्कुल नगण्य होता है। तापीय ऊर्जा जैसे से आपको जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनका उत्सर्जन होता है, जबकि सौर ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ए सुंदरबन, बी पश्चिमी घाट, सी कच्छ करण और डी पूर्वी हिमालय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कच्छ करण है यही इनका मुख्य निवास क्षेत्र होता है जंगली गधों का और ये शुष्क परिस्थिति में बहुत ही अनुकूलता के साथ रह लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है उसका आपको नाम बताना है। ए दाचीगाम, बी हेमिस, सी जिम कॉर्बेट और डी काजीरंगा। तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे आपका लद्दाख में है, ये आपका हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत का क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उच्च हिमालय परिस्थितियों में पाया जाता है। कौन सा आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है आपका, तो हिम तेंदुओं के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 सही हो रहे हैं या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।